लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री की सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने मुगल कालीन संस्कृति तक पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण तिथियां और कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे हिस्ट्री को इस लेक्चर में कवर करने की, कि जिससे आपको सब जगह इसी लेक्चर में मिल जाए। और आई होप आपको ये समझ में भी आए। और मेरा यकीन मानना कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में जरूर मिल जाएंगे, जो चाहे वो यूपी पैट का हो, यूपीएसआई का हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एसएससी, एमडीएस वगैरह कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से आज की जो क्लास है वो मैराथन क्लास होने वाली है हिस्ट्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है वो 622 ईस्वी में होती है। जो इस्लाम धर्म के पैगंबर कहे जाते हैं मोहम्मद साहब, वो जो क्या वो मक्का में रहते थे। जब उनका वहां पर विरोध होता है तो वो मक्का से मदीना चले जाते हैं। तो उनका मक्का से मदीना चले जाना ही हिजरत कहलाता है। और तभी से ही मुसलमानों का हिजरी संवत शुरू होता है। तो 622 ईस्वी से हिजरी सन प्रारंभ होता है किनका? मुसलमानों का। इसके बाद जो अगली इंपोर्टेंट डेट है वो 1025 ईस्वी है। 1025 ईस्वी में क्या होता है? जो महमूद गजनवी था ये अफगानिस्तान का शासक होता था। तो ये क्या करता है? ये भारत पर अटैक करता है सोमनाथ मंदिर पर, और सोमनाथ मंदिर को ये बुरी तरीके से लूट कर ले जाता है। मोहम्मद गजनवी भारत में केवल लूटपाट के इरादे से आया था, क्योंकि वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था अफगानिस्तान में ही। तो वो इस मकसद से भारत में आता है और सोमनाथ मंदिर को 1025वीं ईस्वी में बुरी तरीके से लौटता है। महमूद गजनवी के बारे में यह भी बताया जाता है कि ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया, तो उसने कुल मिलाकर 17 बार अटैक किया था। उसके बाद जो समय आता है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का आता है। मोहम्मद गोरी ही भारत में इस्लाम धर्म को लाने वाला ये मोहम्मद गोरी ही था। इसके बाद आने के बाद ही यहाँ पर सल्तनत काल वगैरह स्टार्ट होता है। तो मोहम्मद गोरी भी अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान का था। ये भारत में पहले मुल्तान पर अटैक करता है और उसको जीत लेता है। उसके बाद ये क्या करता है? ये चालुक्य वंश के राजा मूल राजदित्य से अपनी के साथ ये आबू के पहाड़ के निकट लड़ता है, लेकिन वहां ये हार जाता है। तो फिर ये क्या करता है? ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और चेंज करने के बाद ये इधर पंजाब वाले रास्ते से आता हुआ तर्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है। जो पृथ्वीराज चौहान ये पृथ्वीराज तीसरे नंबर के थे, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड थे। ये भी उस समय पर अपना राज्य दिल्ली की ओर फैलाना चाहते थे। तो 1191 ईस्वी में क्या होता है? तर्राइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन उनका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी को बचाकर ले जाता है। एक साल बाद मोहम्मद गोरी फिर और ताकत के साथ तर्राइन का दूसरा युद्ध लड़ने के लिए आता है, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों की दोनों डेट समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहीं से ही भारत में जो था वो पहला जो इस्लाम धर्म का आगमन था वो यहीं से ही हुआ था। मोहम्मद गोरी ही ने ही अटैक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल दिया था। उसके बाद सल्तनत काल की शुरुआत होती है। जो सल्तनत काल का पहला वंश था वो गुलाम वंश था, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के गुलाम ने चालू किया था। तो जो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, जो उसका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले क्या होता था कि इधर ईरान इराक वगैरह से गुलाम खरीद कर लाए जाते थे, उन्हें अपना विश्वास पात्र बनाया जाता था। तो कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी का गुलाम होता था, ये जब उसकी मृत्यु के बाद अपने आप को दिल्ली का वहां का सल्तनत काल की शुरुआत कर देता था। गुलाम वंश की स्थापना यही करता है। प्रारंभ में जो इसकी राजधानी होती है वो लाहौर होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा उदार भी था और ये लाखों का दान भी देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये चौगान खेलता हुआ घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। फिर कुतुबुद्दीन का भी एक गुलाम होता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के अंदर जो महरौली में स्थित कुतुब मीनार है उसका निर्माण कराया था, लेकिन पूरा उसको इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन द्वारा जो दूसरी इमारत है जो बनाई गई थी वो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर में है।
उसके बाद जो उसका जो गुलाम होता है इल्तुतमिश 1210 में वो गद्दी पर बैठता है। सही मायने में जो वास्तविक सुल्तान है सल्तनत काल को शुरू करने वाला वो इल्तुतमिश ही कहा जाता है। इल्तुतमिश ही ने ही लाहौर से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की थी। तो सही मायने में जो वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने क्या किया, उसने जो कुतुब मीनार है महरौली में उसको पूर्ण कराया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपनी मृत्यु से पहले अपनी लड़की रजिया को सुल्तान घोषित कर देता है। तो इस तरीके से जो रजिया है वो पहली प्रथम मुस्लिम शासिका है पूरे वर्ल्ड की। अब क्या होता है कि जो उसके भाई वगैरह होते हैं, जो उलेमा, जो अमीर वर्ग समुदाय जो होता था 40 वर्गों का, 40 लोगों का, तो वो रजिया का विरोध करता है। तो जो उसके फिर इल्तुतमिश के जो लड़के वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है, लेकिन वो इतने मतलब योग्य नहीं थे। तो रजिया क्या करती है, उनको हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाती है और 1236 ईस्वी में रजिया पहली मुस्लिम शासिका बनती है। और ये मात्र 4 साल तक ही शासन कर पाती है, क्योंकि उलेमाओं के विरोध के कारण इसको हट जाना पड़ता है। उसके बाद इल्तुतमिश का छोटा पुत्र होता था नसरुद्दीन महमूद, उसको गद्दी पर बिठाया जाता है उलेमाओं के द्वारा, यानी कि अमीरों के द्वारा। तो जो 40 तुर्की सरदारों का दल था वो किसने बनाया था, वो इल्तुतमिश ने बनाया था। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर एक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, मैंने वहां पर अच्छी डिटेल से बताया हुआ है। तो नसरुद्दीन महमूद के बाद जो समय पीरियड है वो बलबन का आता है। बलबन जो होता है वो काफी स्ट्रिक्ट था, यानी कि जो ये सिजदा और पायबोस जो नामक ये परंपरा थी ये बलबन ने ही शुरू की थी। ये सिजदा बलदा आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, जैसे उसमें कहते हैं कि झांपना तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, तो झुककर सुल्तान को नमस्कार करना या उनको प्रणाम करना सिजदा कहलाता है। ये काफी स्ट्रिक्ट था और अपनी गद्दी पर मतलब कि काफी शान शौकत के कपड़ों के साथ ये बैठता था और किसी के भी मजाक पर बिल्कुल भी हंसता नहीं था। इसका मानना ये था कि जो राजा है, राजा का स्थान ईश्वर के प्रति है, यानी कि ईश्वर का कर्तव्य कर रहा है, ईश्वर वाले काम कर रहा है, तो उसने ईश्वर के कर्तव्य के समान ही उसे सुल्तान की गद्दी को समझा। और उसने ये भी कहा था कि उसके द्वारा किए गए कार्य की जांच नहीं की जा सकती। उसी दौरान भारत में मंगोल के भी आक्रमण हो रहे थे। जो फेमस मंगोल थे कौन था, चंगेज खान, जो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। फिर डेट आती है 1290 ईस्वी, जो था खिलजी वंश। तो जो जलालुद्दीन जो थे खिलजी, वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, क्योंकि बलबन की मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी थी वो क्या हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो इसमें जो सरदारों का ग्रुप होता है, अमीर सरदारों का, उसमें एक मुखिया होता है जलालुद्दीन, ये बाजी मारने में सफल हो जाता है और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये खिलजी क्या है, ये अफगान भाषा में गरम प्रदेश को खल्ज कहा जाता है, तो ये खिलजी कहलाए, यानी कि ये जो अफगानिस्तान का गरम प्रदेश था ये वहां के निवासी थे। सुल्तान का एक भतीजा होता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसको सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ये 6 साल बाद 1296 ईस्वी पर ये क्या करता है, ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस थी उसको क्रॉस करने वाला ये पहला शासक था। यानी कि जो ये सतपुड़ा रेंजेस थी और ये विंध्याचल और सतपुड़ा, ये इनको पार करके यहाँ सुदूर दक्षिण यानी मुदेर तक ये क्या कर देता है, अपना राज्य यानी कि तमिलनाडु तक अपने राज्य को फैला देता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जब ये दक्षिण में विजय कर लेता है और ये जाता है इसे बधाई देने के लिए जलालुद्दीन, तो ये उसको भी मरवा देता है, खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो जलालुद्दीन की हत्या किसके द्वारा की गई थी, उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुतुब परिसर है उसके अंदर जो अलाउद्दीन अलाई दरवाजा भी बनाया था, और दिल्ली में ये हौज खास टैंक है ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। इसके समय में मुगल आक्रमणकारी को इसने जो उनके रास्ते में क्या पड़ते थे, जो किले पड़ते थे उनकी मरम्मत कराई और वहां पर अच्छे अच्छे सैनिक भी रखे, जिससे मंगोल का भारत में आक्रमण ना हो सके। और यही नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी, यानी कि बलबन को अलाउद्दीन खिलजी ने फॉलो किया था, ये उसी की तरह स्ट्रिक्ट था। फिर आता है तुगलकात और लोधी वंश। खिलजी वंश के बाद 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। तुगलक वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी कि इसको सबसे विद्वान भी कहा गया है भारतीय इतिहास में। जो इब्ने बतूता के मोरक्को का जो यात्री था इब्ने बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की तरह अपना साम्राज्य कहां तक फैला दिया,
दक्षिण तक फैला दिया और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने शिफ्ट करी थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। लेकिन वहां के लोग, दिल्ली के लोगों को साउथ के लोग, दक्षिण का जो वातावरण था, जलवायु थी, वो उनको सहन नहीं हुई और 2 साल बाद ही जो सुल्तान ने अपनी राजधानी फिर से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया। उसके बाद 1398 मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मतलब सल्तनत काल में कोई इतना शक्तिशाली सुल्तान नहीं आया। तो इसी दौरान 1398 ईस्वी में क्या होता है, तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है। तैमूर कौन था, ये मध्य एशिया तुर्की का समरकंद का शासन था, यानी कि तैमूर की राजधानी क्या थी, समरकंद थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात और कही जाती है, इसने सांकेतिक रूप में मुद्रा भी चलाई थी। तो सांकेतिक रूप में मुद्रा किसने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर और भैमनी जो साउथ के जो विशाल साम्राज्य का उदय हो चुका था। तो तैमूर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और उसने भारत को लूटा और वो यहां से चला गया। जाते हुए उसने सैयद वंश का एक निसरुद्दीन महमूद होता था, उसको गद्दी पर बिठाया और वो चला गया। सैयद वंश ने भी क्या किया, जीवन भर इनकी वफादारी की, वो समय समय पर इनको उपहार वगैरह भी भेजता रहा। तो रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी, सैयद वंश ने की थी, यानी कि जो उसका सैयद वंश का संस्थापक था नसरुद्दीन महमूद के बाद खिज्र खां होते हैं सैयद वंश के संस्थापक। तो खिज्र खां क्या करता है, वो रैयत आला की उपाधि धारण करता है क्योंकि तैमूर ने उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया था। उसके बाद आता है लोधी वंश 1491 ईस्वी। तो 1491 ईस्वी में बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश राजवंश की स्थापना करता है। लोधी तुर्क ना होकर अफगान थे। तो लोधी कौन थे, ये भी अफगान थे। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का पूरा नाम, जिनको जहीरुद्दीन मोहम्मद भी कहते हैं, ये पिता की ओर से तैमूर का वंश का और माता की ओर से चंगेज खान की फैमिली से था। बाबर जो था ये स्टार्टिंग में जो समरकंद थी तैमूर की राजधानी, उसको भी जीतना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, ये वहां पर हार गया। तो इसके जो फादर होते थे उनकी एक छोटी सी जागीर होती थी, फरगना, यानी कि फरगना का शासक था। इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ जाता है और ये काबुल में अपना राज्य स्थापित कर लेता है, यानी कि काबुल को भी जीत लेता है, जहां से ये भारत की ओर आकर्षित होता है। तो जब ये भारत में 1526 ईस्वी में आता है तो एक गवर्नर होते हैं पंजाब के दौलत खां लोधी, वो इब्राहिम लोधी से काफी खफा रहते हैं और वो खुद शासन करना चाहते हैं दिल्ली के ऊपर। तो वो बाबर को इनविटेशन देते हैं अटैक करने के लिए। तो बाबर पूरी की पूरी अपनी फौज लेकर आता है इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें वो तोपों का यूज करता है और इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाता है। तो पानीपत का फर्स्ट बैटल कब हुआ था, 1526 ईस्वी, जो लोधी वंश के अंतिम शासक सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है और यहाँ से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था वो कौन था, लोधी वंश होता है। फिर आता है 1 साल बाद 1527 ईस्वी में बाबर क्या करता है, खानवा का युद्ध लड़ता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। 1529 में वो घाघरा का युद्ध लड़ता है। और ये चारों के चारों जो फेमस बैटल है ये बहुत ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि इसके बाद से ही बाबर ने जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी सब भारत से हटा दी थी, भारत में केवल मुगल बच गए थे, यानी कि मुगल बच गए थे। तो 1526 ईस्वी में वो इब्राहिम लोधी से लड़ता है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है बाबर और जयपुर अजमेर के शासक राणा सांगा के बीच। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और बेदनी राय के बीच। और फिर 1529 में घाघरा का युद्ध होता है जो बाबर और अफगान सरदारों के बीच होता है। जो ये राणा सांगा थे, जिनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये चित्तौड़ के शासक थे। तो आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पानी पीकर खान साहब चंदेरी में घाघरा पहने चले। अब ये पानीपत, पानी से यानी कि पानीपत, खान साहब यानी कि खा से खानवा का युद्ध और सा से राणा सांगा के साथ हुआ। चंदेरी किसके लिए फेमस है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, जो साड़ी वगैरह के लिए फेमस है। आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक स्त्री मूवी, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की, वो चंदेरी डिस्ट्रिक्ट की ही है। तो चंदेरी यानी कि चंदेरी में और जैसे मेदनी रॉय के बीच युद्ध हुआ। घाघरा
जो अफगानों की ड्रेस होती है वो नीचे से थोड़ी घाघरा टाइप सी की होती है, यानी कि वो जो पहनते घाघरा टाइप सी की होती है। तो घाघरा की जो अफगानों की जो ड्रेस थी क्या थी, घाघरा टाइप थी। तो आखिरी युद्ध किसके साथ हुआ उनका, अफगान अफगान के सरदारों के बीच हुआ, यानी कि बाबर ने बैक टू बैक बैटल करके जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी भारत के अंदर उन सबको परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव बिल्कुल मजबूत कर दी। तो 1536 ईस्वी में पहला पानीपत का बैटल होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। एक साल बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर और अफगान सरदारों के बीच। तो शॉर्ट ट्रिक है, पानी पीकर खान साहब चंदेरी में घाघरा पहनने चले। पानी से पानीपत, खान से खानवा, शाह से राणा सांगा, चंदेरी में, और जैसे मेदिनी रॉय और घाघरा यानी अफगानों की जो ड्रेस थी वो नीचे से थोड़ी घाघरा टाइप की होती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का जो पहले मकबरा था वो आगरा में था, जिसको शेरशाह सूरी द्वारा काबुल में शिफ्ट कराया जाता है, क्योंकि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि जो उसका मकबरा है वो काबुल में दफनाया जाए। उसके बाद शेरशाह और अकबर का युग आता है। तो जो शेरशाह था ये हुमायूं के टाइम पर होता है, ये उधर बंगाल वाली साइड में ये अपना राज्य स्थापित कर लेता है। जो शेरशाह था वो बिहार में सासाराम में का एक नौजवान युवक था। तो ये स्टार्टिंग में बाबर की सेना में भी होता है और ये वहां से ही उनकी मुगलों की सैन्य शक्ति को समझता है और चौसा का युद्ध करता है 1539 ईस्वी में। शेरशाह की शक्ति से हुमायूं काफी भयभीत था, तो वो युद्ध करने निकल पड़ता है। तो चौसा के युद्ध में क्या होता है कि चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हुमायूं की हार होती है और एक नया युग का स्टार्ट होता है शेरशाह। फिर उसके बाद वो तभी एक कन्नौज का युद्ध भी लड़ता है, वहां पर भी हुमायूं को वो हरा देता है। उसके बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से वो भारत का सुल्तान बनता है। वो भारत के लिए काफी अच्छे अच्छे काम करता है। इधर बंगाल से लेकर इधर पंजाब के पाकिस्तान के पेशावर तक वो एक सड़क का निर्माण करता है जिसे ग्रैंड ट्रक रोड का नाम दिया गया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शेरशाह वंश में कोई ऐसा योग्य सब सुल्तान नहीं बनता जो उसका विशाल साम्राज्य को चला सके। तो 1556 ईस्वी में हुमायूं क्या करता है, वो दोबारा से फारस के सुल्तानों की सहायता से दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन शेरे मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण अचानक ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और तभी 1556 ईस्वी में जो हुमायूं का एक वफादार होता है बैरम खान, वो अकबर को 13 साल की उम्र में उसका राज्य रोहन कर देता है। उस समय तक क्या होता है कि हिंदू राजा होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है, वो दिल्ली पर अपना स्थापत्य जमा लेता है। तो उससे लड़ने के लिए पानीपत का दूसरा बैटल होता है अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच। हेमू क्या करते हैं, सिंगल हैंडेडली पूरी मुगल सेना को तहस नहस कर देते हैं, पर अचानक ही कहीं से उड़ता तीर उनकी एक आंख में लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इस कारण से हुमायूं जो हेमू था वो युद्ध हार जाता है। अगर वो हेमू की आंख में तीर ना लगता तो शायद आज आप इतिहास कुछ और ही पढ़ रहे होते। तो पानीपत का सेकंड बैटल किस किस के बीच होता है, अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच, और यहां से कहानी बदल जाती है। उसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो जाती है और हल्दी घाटी पर कौन विजय करता है, अकबर की विजय हो जाती है। 1600 अकबर कई सारे काम भी करता है, वो फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी कराता है, आगरा का लाल किला भी बनाता है। वो जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में है, वो जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है वो भी अकबर ने ही बनवाई थी। 1605 अकबर ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज्य किया, यानी कि उसने सभी धर्मों को एकजुट रखा और वो सबसे शक्तिशाली यहाँ का सुल्तान बना, जिसको सभी धर्म के लोग सपोर्ट करते थे। उसके दरबार में नवरत्न होते थे और उसने मनसब्द प्रथा भी चलाई हुई थी। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि मनसब्द व्यवस्था किसने चलाई थी, तो वो अकबर ने चलाई थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म की भी स्थापना की थी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर, जिनका पूरा नाम क्या था, नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नाम से सुल्तान बनता है। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और हुमायूं का नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर का राज्य रोहन होता है तो जहांगीर के दरबार में ही एक
ब्रिटिश जो राजदूत था वो आता है, उसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस, और दूसरे कौन आते हैं, सर थॉमस रॉय। और वो दोनों को कुछ शर्तों के साथ ब्रिटिश कंपनी को भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ देता है, पूरी शर्तों के साथ नहीं था, मतलब थोड़ी बहुत कंडीशन लगाई उसने और उन्हें शूट करने की, व्यापार करने की अनुमति दे दी। इससे जो ब्रिटिश थे वो कैप्टन हॉकिंस जो होते थे उससे खुश नहीं होते, क्योंकि वो जिस काम के लिए उन्होंने जहांगीर के दरबार में उसको भेजा था वो काम वो करके नहीं आता। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर स्वयं एक पारदर्शी था, यानी कि वो खुद एक मतलब कि वो बता देता था कि किस पेंटिंग में किस पेंटर की कला है। उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब और फिर मराठा साम्राज्य का उदय होता है। 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्यारोहण होता है, जो ताजमहल का निर्माण वगैरह कराते हैं। उनके लड़के होते हैं दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच गद्दी को लेकर युद्ध होता है। जो सिखों के गुरु तेग बहादुर सिंह वो दारा शिकोह की हेल्प करते हैं, लेकिन वो दोनों को फांसी लगवा देता है। ऐसे ही जहांगीर जो होता है, गुरु के जो पंचम गुरु थे गुरु अर्जन देव, वो उन्हें भी फांसी दे देता है। इस बात से सिख गुरु जो थे वो काफी मुगलों के खिलाफ हो जाते हैं। तो अर्जुन देव को फांसी देता है जहांगीर, और गुरु तेग बहादुर को फांसी देता है औरंगजेब दारा शिकोह की हेल्प करने के लिए। उसी दौरान एक मराठा साम्राज्य की भी उत्पत्ति होती है दक्षिण में, क्योंकि औरंगजेब के व्यवहार से दक्षिण की जो मुस्लिम रियासतें थी वे भी काफी परेशान थी। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब भी मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ये भी अपने दादा अकबर की तरह ही 50 साल, लगभग 50 साल तक भारत पर शासन करता है। उसके बाद आता है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, जो काफी फेमस है। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो फारस का यानी कि ईरान का शासक होता है वो भारत पर आक्रमण करता है। ये किसके समय में आक्रमण करता है, मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण करता है, जिसको रंगीला भी कहा जाता है अपनी अय्याशियों के कारण। और मोहम्मद शाही वो बादशाह था जो ब्रिटिशों को बिना किसी शर्त के भारत में फैक्ट्री और व्यापार करने की अनुमति दे देता है। तो मेन जो था वो मोहम्मद शाही था। मोहम्मद शाह के दरबार में जब अंग्रेज आते हैं तो वो अपने साथ में एक डॉक्टर को लेके आते हैं। तो मोहम्मद शाह को कुछ बीमारी होती है तो वो उसका इलाज नहीं होता, तो वो डॉक्टर मोहम्मद शाह का इलाज कर देता है। तो इससे खुश होकर मोहम्मद शाह ने बिना किसी शर्त के भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देता है। तो 1739 ईस्वी में किसका अटैक होता है, नादिर शाह का होता है। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह को ये कैद कर लेता है और दिल्ली को खुलेआम लूटता है। और ये तख्ते हाउस जो शाहजहां ने बनवाया, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, इसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, उसको लूट कर ले जाता है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण, ये भी काफी फेमस है। 1761 ईस्वी पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। मराठों का जो सेनापति था जो इसमें नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, सदाशिव राव भाऊ थे। तो अहमद शाह अब्दाली जो था, ये होता क्या था इन दोनों के बीच, पंजाब है, पंजाब का जो एरिया था वो अहमद शाह अब्दाली का जीता हुआ था। तो वहां वो अपना गवर्नर नियुक्त करके अफगानिस्तान चला जाता है। इधर क्या करते हैं, जो मराठी थे उस समय के जो शक्तिशाली पावर थे, ये जाकर उस पर पंजाब पर अटैक करते हैं और वहां पर जाकर मुगलों को बिठा देते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली फिर आता है, वो रोहेले होते हैं उनके हेल्प से वो पंजाब को जीत लेता है और फिर वो आखिरी बैटल करने के लिए मराठों से पानीपत के युद्ध में आता है, दिल्ली की तरफ चलता है वो। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठों की हार होती है। मराठों की हार के कारण क्या थे कि वो इस युद्ध में एक नई टेक्निक का यूज करते हैं, यानी छापा मार जो उनकी गोरिल्ला नीति होती थी उसको छोड़कर एक नई टेक्निक आमने सामने का युद्ध करते हैं। सेकंड वो ये करते हैं कि वो युद्ध में अपनी फैमिली को भी ले जाते हैं, जिससे उन्हें धन की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी और उनके पास इक्विपमेंट की कमी हो गई थी। तो जो 1761 ईस्वी का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि मराठा को अहमद शाह अब्दाली ने पराजित कर दिया था और जो पुर्तगाली और फ्रांस थे उनको पहले ही ब्रिटिश दबा चुके थे। और उधर वो बैटल ऑफ प्लासी यानी कि जो बंगाल में सिराजुद्दौला वगैरह होते थे उनको वो हराकर दबा देते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया था कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, और इससे इस युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जो साम्राज्य विस्तार के जो रास्ते थे वो खुल जाते हैं। तो 1761 का जो पानीपत का थर्ड बैटल है इसलिए ही काफी फेमस है, इसलिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।
आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चन आजकल फ्रेम हो रहे हैं युद्धों को लेकर वो यहीं से ही फ्रेम हो रहे हैं, और आपको पूरी की पूरी जो कहानी होगी समझ में आई थिंक आई होगी। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट हिस्ट्री फैक्ट्स में जाकर पूरी की पूरी स्टोरी जान सकते हैं। मैंने वहां पर एक एक लेक्चर डिटेल में कवर किया हुआ है। तो होमवर्क है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, और हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करने के लिए बेल घंटी दबाइए। ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।